कर रहे हैं। 31 दिन से हाड़ पिंगलाती और रूह कपकपाती सर्दी में देश का अन्नदाता किसान दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रहा है। अब तक 44 किसानों की शहादत हो चुकी, मगर पूंजीपतियों की पिछलग्गू मोदी सरकार का दिल नहीं पसीजता। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार किसानों को थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है। मैं फिर दोहराता हूं, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार किसानों को थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री टेलीविजन पर सफाई और उनके मंत्रीगण चिट्ठियों की दुहाई तो देते हैं, पर किसानों की भलाई नहीं। मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सेवक मोदी सरकार असल में किसान दुश्मन सरकार है। कड़वा सत्य यह है कि राजनीतिक बेईमानी, धूर्तता और प्रपंच का सहारा लेकर, विपक्ष को गालियां देकर मोदी जी किसानों की समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते। आज यह साफ हो गया। किसानों के रास्ते में सड़कें खुदवाने वाले, किसानों पर वाटर कैनन और लाठियां चलवाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर किसान सम्मान निधि का स्वांग रचा। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकार की आज की सफाई सभा में किसान दुश्मनी का सच। नंबर 1, मोदी सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि का स्वांग। साथियों, भारत में कृषि गणगणना यानी एग्रीकल्चर सेंसस जो है 2015-16 के अनुसार 14.64 करोड़ किसान हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार का आंकड़ा है। 14.64 करोड़ किसानों के पास कृषि योग्य 15.78 हेक्टेयर भूमि है। 15.78 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। मोदी सरकार ने दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की, जिसमें कहा गया कि सभी किसानों के खाते में 6,000 रुपया सालाना देंगे। 14.64 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपया सालाना देंगे। अब देखिए 2018-19 में किसानों के खाते में डाले मात्र 6,000 करोड़, 6,005 करोड़ डाले जाने थे। कितने? 88,000 करोड़। 14.64 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 6,000। मेरा तो यह आंकड़ा है नहीं, मोदी जी का है। 14.64 करोड़ किसान है, आप कहते हैं 6,000 रुपया सब किसानों को देने, तो 88,000 करोड़ बन गया। आपने डाले 18-19 में 6,000 करोड़। 19-20 में जब चुनाव आया संसद का, तो डाले 49,196 करोड़। 88,000 करोड़ फिर भी नहीं डाले। और 20-21 में अब तक डाले 38,872 करोड़। और आज कहा कि मैं 18,000 करोड़ और डाल रहा हूं, पर डाले तो जाने चाहिए 88,000 करोड़ सालाना, वो तो डाल ही नहीं रहे। तो आज फिर प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ किसान सम्मान निधि का स्वांग कर 3 काले कानूनों का दाग धोने का झूठा और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। परंतु मूलभूत बातों का जवाब क्यों नहीं देते? नंबर 1, कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 14.64 करोड़ किसान हैं। तो मोदी जी, आप 5 करोड़ 40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से बाहर क्यों रखे हुए हैं? आप बेनिफिट देते हैं 14.64 करोड़ में से केवल 9.24 करोड़ को। तो 5.40 करोड़
540 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से बाहर क्यों रखा है? उसको इसके दायरे में शामिल क्यों नहीं किया? उन्हें यह पैसा क्यों नहीं दिया गया? दूसरा सवाल, मोदी सरकार ने 6 सालों में 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त पैसा किसानों से वसूली की है। आज मैं इसकी ढोल की पोल आपके समक्ष रखूंगा, एक एक पैसा आने पाई का हिसाब। 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर उन्होंने 15.78 करोड़ हेक्टेयर से अतिरिक्त वसूली की है। यह कैसे की? 25 रुपया लीटर डीजल के दाम बढ़ा दिए। दूसरा, इस सरकार ने पहली बार देश के इतिहास में खाद पर 5% जीएसटी की वसूली की। कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी टैक्स लगाकर वसूली की। ट्रैक्टर और खेती के सब उपकरणों पर 12% जीएसटी लगाकर वसूली की, जो जीरो था पहले। यही नहीं, डीएपी खाद की कीमत 1,075 रुपया कट्टा से बढ़ाकर 1,450 रुपया कर दी। यूरिया खाद के कट्टे में से 50 किलो के कट्टे में से 5 किलो खाद निकाल ली और कीमत वही रखी। पोटाश का जो खाद का कट्टे का मूल्य है वो 450 से बढ़ाकर 969 रुपया कर दिया 6 साल में, और सुपर खाद के कट्टे की कीमत 260 रुपया से बढ़ा के 350 रुपए कर दी। इस प्रकार से 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त वसूली की सालाना। इसका मतलब 15.78 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर से हिसाब से हर साल मोदी जी 2,36,701 करोड़ रुपया वसूलते हैं, और कहते हैं कि मैं 6,000 रुपया वापस दूंगा। तो आप 32,000 करोड़ रुपया वापस देते हैं और 2,36,000 करोड़ अतिरिक्त वसूलते हैं। यह किसान सम्मान निधि हमारे लिए जिंदगी का टोटा है, नुकसान है किसान के लिए, या फायदे का सौदा है? यह है किसान सम्मान निधि के स्वांग की सच्चाई, जो आज मोदी जी ने सफाई सभा की माध्यम से लोगों को दिखाई। एक और पहलू है, मोदी सरकार वो है जिन्होंने 6 साल से किसान की फसल पर मिलने वाले बोनस को बंद कर दिया। 12 जून 2014 को सत्ता संभालते ही 73 साल में देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पत्र लिखा हर राज्य को कि अगर किसान को चावल पर, धान पर, गेहूं पर या किसी और फसल पर बोनस दोगे तो हिंदुस्तान की सरकार खरीद नहीं करेगी। मैं उस पत्र की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं, A1 संलग्न है। मोदी सरकार, नंबर तीसरा पहलू, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा लागत पर 50% मुनाफा किसान को कभी नहीं दिया जा सकता, इससे बाजार भाव बिगड़ जाएंगे। फरवरी 2015 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर यह इनकार कर दिया। उस शपथ पत्र की प्रतिलिपि आपको मैं भेज रहा हूं। 6 फरवरी 2015 का वो शपथ पत्र है। मोदी जी सत्ता में आए ये कहकर लागत पर 50% मुनाफा दूंगा, और शपथ पत्र देकर 6 फरवरी 2015 को कहा यह कभी किसान को नहीं दिया जा सकता। चौथा पहलू, मोदी सरकार ने किसान के भूमि के उचित मुआवजा कानून को 3 अध्यादेश लाकर तब भी खत्म करने की साजिश की। दिसंबर 2014 में श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने निर्णायक लड़ाई लड़ी तो यह रुका, परंतु हरियाणा जैसे प्रांतों में चोर दरवाजे से खट्टर साहब ने वो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ही खत्म कर दिया। पांचवां पहलू, मोदी सरकार का फरमान किसान को कर्ज माफी के नाम पर फूटी कोड़ी नहीं। आज बड़ी बड़ी ढींगे प्रधानमंत्री बरते हैं, प्रपंच और स्वांग करते हैं, विपक्षियों के बारे में उनसे गाली गलौज करते हैं, किसान को मरहम लगाने की बजाय केवल हमले बोलते हैं, घाव देते हैं। परंतु इसी मोदी सरकार ने जून 2017 में देश की संसद में कहा किसान का कर्ज माफ नहीं हो सकता, और उसी मोदी सरकार ने 6,66,000 करोड़ रुपया
6 साल में देश के चुनिंदा भगोड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया, जिसमें नीरव मोदी और विजय माल्या भी शामिल है। और आखिरी, फसल बीमा योजना की बड़ी दुहाई आज भी दी, पर फसल बीमा योजना प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना है। 2016 में खरीफ सीजन से प्रधानमंत्री ये लेकर आए और 2016 से 19 तक जितना बीमा प्रीमियम कंपनियों को दिया और जितना उन्होंने मुआवजा दिया, उस पे 26,000 करोड़ उन्होंने मुनाफा कमाया। यह दुनिया की पहली स्कीम है जहां किसान को मुआवजा मिलने की बजाय बीमा कंपनियों को मुनाफा दिया जा रहा है। यह 26 करोड़ भी किसान की जेब में जा सकता था। मोदी जी, आप केरल का उदाहरण तो देते हैं लोगों को बरगलाने के लिए, पर यह नहीं बताते कि केरल में तो 3/4 फसल जो है वो है रबड़, कॉफी और नारियल। उन पर तो एमएसपी होता ही नहीं, क्योंकि कभी आपने हल्का मूठ पकड़कर खेती की होती, केरल जाकर केरल के किसान की समस्या समझी होती, तो आपको मालूम होता। और वहां जो 1/3 धान होता है वो एमएसपी पर खरीदा जाता है। आपकी जनरल नॉलेज खराब है प्रधानमंत्री जी, चेक कर लीजिए जरा। केरल का उदाहरण तो दे दिया, पर 2006 में एपीएमसी एक्ट बिहार में खत्म किया, उसका उदाहरण क्यों नहीं दिया? जहां 1850 रुपये क्विंटल का मक्का 700 रुपया क्विंटल में अभी पिटा है। सीमांचल के किसान से पूछ लीजिए, जो देश का 38% मक्का पैदा करता है, जो गंगा मैया की बेल्ट है। इसलिए झूठ, प्रपंच और स्वांग, यह प्रधानमंत्री का चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। मुझे दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री के बारे में यह कहना पड़ता है। मोदी जी, दुख की बात है कि आज आप जिन किसानों से कर रहे बर्बरता और बेवफाई हैं, उनकी बदौलत ही तो आपके सिंहासन में रौनक आई है। आज भाजपा उन्हीं किसान भाइयों को नक्सलवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, चीन और पाकिस्तान का एजेंट, टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर इस देश की माटी को अपमानित कर रही है। और शर्मनाक है कि देश के कृषि मंत्री, जिनके पास खेती की जमीन ही नहीं, उनके 3 शपथ पत्र पढ़ लीजिए पिछले, उन्होंने तो किसान को अपने पत्र में राजनीतिक कठपुतली तक कह दिया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब का इतना दुस्साहस कि वो किसानों को धींगा मस्त बताते हैं। इन्हीं धींगा मस्तियों के वजह से आपकी सरकार आज आप सत्ता में बैठे हैं चंडीगढ़ में, खट्टर साहब। वो दुष्यंत चौटाला जो हेलीकॉप्टर से ही आजकल जाते हैं, वो बिल्कुल मुंह पर टेप सील कर सत्ता की मलाई खा रहे हैं। इसलिए बहाने बनाने और इवेंट बाजी बंद करिए और तीनों काले कानून माफ खत्म करिए। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है सर। अभी ये रंजीता मेहता आपकी कांग्रेस की है, वही एक्टिविस्ट थी और किसी प्रोग्राम में मतलब उन्होंने किसानों की मामले को बहुत बढ़ चढ़ के उठाया था, उनकी बेइज्जती हो रही है, अपमान किया जा रही है, वो है। और 4 दिन के बाद वो फिर सर, मैं आपसे एक अनुरोध करूं, ये पंचकुला की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप पूछिएगा। ये एक राष्ट्रीय, मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़कर, पर ये एक राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री जी ने जो आज किया, ये उस विषय पर हम कर रहे हैं, तो पहले विषय पर सवाल पूछ लीजिए, फिर दूसरे पूछ लीजिए। सर, ये बहुत लॉन्ग होता जा रहा है और इसके कुछ इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस भी हैं, तो इसको कांग्रेस किस तरह से उठाएगी? कल जो मार्च हुआ इसके बाद हिरासत में लिया गया, तो आगे क्या स्टेप होगा? आदरणीय मित्र, आर्थिक बदहाली और बर्बादी जो हो रही है, उसके लिए 3 लोग जिम्मेवार हैं। फैक्ट्रियों को, उद्योग को, धंधे को, हरियाणा को, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सब को दिल्ली जो नुकसान हो रहा है, उसके 3 दोषी हैं। मैं उनका आज नाम बता देता हूं। पहला दोषी है श्री मनोहर लाल खट्टर, दूसरे दोषी का नाम है श्री दुष्यंत चौटाला, और तीसरे और इनके मुखिया दोषी का नाम है श्री अमित शाह। हिंदुस्तान का किसान क्या अपने देश की राजधानी में नहीं जा सकता?
पूरे हिंदुस्तान के लोग देश की राजधानी में जाकर सत्ताधारी सरकार को अपनी पीड़ा बताते। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो क्या यह सही नहीं कि श्री अमित शाह के कहने से श्री दुष्यंत चौटाला और श्री मनोहर लाल खट्टर ने क्रेन लगाकर, जेसीबी मशीनें लगाकर हिंदुस्तान की सरकारी संपत्ति राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को खोद डाला? कौन जिम्मेवार है? किसान तो नहीं कह रहे कि हम बॉर्डर पर बैठेंगे, किसान तो कह रहे हैं हम तो दिल्ली की सरकार के पास जाकर गांधीवादी तरीके से गुहार लगाएं। क्या यह सही नहीं कि इन सारे रास्तों को रोकने के लिए दिल्ली की पुलिस लगाकर बॉर्डर और सड़कें रोकने के लिए श्री अमित शाह देश के गृह मंत्री जिम्मेवार हैं? किसान तो अपनी मर्जी से नहीं बैठा। वो तो अगर वो जाकर, मैं आपसे आज आपके माध्यम से आपके दर्शकों को रखता हूं, अगर किसान जाकर रामलीला ग्राउंड पर बैठ जाता या राजपथ या जंतर मंतर पर बैठकर अपनी बात कहता तो ना कोई रास्ता रुकता, ना कोई अवरोध होता, ना किसी उद्योग धंधे या नागरिक को कोई असर पड़ता। वो सरकार और किसान के बीच में वार्ता होती। तो क्या कारण है, क्या कारण है कि सत्ता के नशे में बैठे चंडीगढ़ और दिल्ली के सुल्तान हिंदुस्तान की सड़कों को खोदकर रास्ता रोके बैठे? इसलिए ये सारे पैसे की रिकवरी श्री अमित शाह, श्री दुष्यंत चौटाला और श्री मनोहर लाल खट्टर से होनी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट का बनाया कानून है। और सुप्रीम कोर्ट से भी मैं पूछता हूं एक नागरिक के तौर पे, वो संज्ञान क्यों नहीं लेते? उन्होंने इन तीनों लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया? याद करिए, आपको यहां बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, ये 307 सांसदों का अहंकार दिखाते हैं। हमारे पास राजीव गांधी जी के पास 402 सांसद थे 1980 में। टिकैत साहब के नेतृत्व में 1 लाख किसान ने दिल्ली कूच किया। हमने सबके सबको राजपथ पर, जहां साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक है, बैठने की इजाजत दी। 1 महीने 1 लाख किसान वहां बैठा रहा, कोई अवरोध नहीं हुआ, कोई वाटर कैनन नहीं चलाया, कोई लाठी नहीं चलाई। बाकायदा मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई और उस कमेटी ने वार्तालाप करके उसका हल निकाला। मोदी जी 307 सांसदों का क्या अहंकार करते, 402 सांसदों के साथ कांग्रेस पार्टी ने कभी अवरोध नहीं पैदा किया। और जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था कांग्रेस के खिलाफ, तो हमने उन्हें रामलीला ग्राउंड में बैठने की इजाजत दी। विपक्ष के लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्हें गालियां देने से काम नहीं चलेगा। हरियाणा में आपने देखा होगा एकदम से पिछले 10 दिन से ऐसा मुद्दा जो पिछले 60 साल से, पूरा 50 साल से, और एसवाईआर का विषय एकदम से आ गया और बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के लोग वहां पर एक रैली करते हैं, जल पानी रैली। ये विषय को आप किस संगल से देख रहे हैं, कांग्रेस किस संगल से देखती है इसको? आदरणीय मित्र, ये विषय है। दूसरा ये विषय है, अरे मैं इसका जवाब दे देता। आदरणीय मित्र, भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा कर, ढोंग प्रपंच और स्वांग कर, वो किसानों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे और उनके अस्तित्व की लड़ाई और खेत खलिहान की माटी की पुकार से ध्यान भटकाना चाहते। इससे ज्यादा ये लड़ाई कुछ नहीं। कुछ सरकारी अफसरान और कुछ सरकारी चमचे इस प्रकार की बातें फैलाकर वो चाहते हैं कि ध्यान भटक जाए, पर भटकने वाला नहीं। खट्टर साहब ने उसका एक नमूना अंबाला में देख लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब तो सीख आ गई होगी। सर, आई कम टू यू, आई टेक हिज सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। अब कांग्रेस का बिल्कुल स्टैंड वही क्लियर है जो किसानों का कि कानून वापस लो इमीडिएटली। आदरणीय मित्र, मुझे बताइए, मोदी जी भी मानते हैं कि इस कानून में 22 संशोधनों की जरूरत है। हम तो नहीं कह रहे, किसान भी नहीं कह रहे। तो जो कानून बनने से पहले ही 22 संशोधनों की जरूरत है, वो कानून गलत ही होगा? वो ठीक कैसे हो सकता है? तो आप ये कानून वापस लीजिए। रात के अंधेरे में, लॉकडाउन के दौरान मंत्रिमंडल की बैठक अपने घर पर बुलाकर मोदी जी अध्यादेश से कानून ले आए। किसने कहा था? किसी ने मांग की हो, विपक्ष ने, किसान संगठन ने, किसी ने मांग नहीं की। तो इसलिए अगर आपको वाकई में खुले मन से बात करनी है
तो ये काले कानून वापस लीजिए, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, देश की किसान यूनियंस को बुलाइए, विपक्षी दलों को बुलाइए, नए सिरे से वार्तालाप करिए। उनमें से भी एक बार बातचीत आई कि अगर वापस लिए तो हम विरोध करेंगे कि पैरेलल है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हरियाणा को लेकर, गुड गवर्नेंस डे आज बनाया गया है हरियाणा में, उसको लेकर भी आपका जवाब चाहिए। 5 किसानों से कच्छ जाकर नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो नरेंद्र तोमर जी और पीयूष गोयल जी जो किसानों को खेती का ज्ञान दे रहे हैं, उन दोनों ने ही कभी ट्रैक्टर का हैंडल पकड़कर देखा नहीं। मैं नहीं कह रहा, उनके इलेक्शन एफिडेविट्स चेक कर लीजिए। और ये जो सरकारी फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं 150 लोगों को बुलाकर, इससे सच्चाई नहीं बदलेगी, क्योंकि ये 62 करोड़ अन्नदाता की अगली नस्ल और अगली फसल और जीवन की लड़ाई है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं, ये लड़ाई विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष नहीं, ये लड़ाई इस देश की माटी, खेत खलिहान की अगली नस्ल और अगली फसल की लड़ाई है। और इस लड़ाई में देश का किसान कामयाब होगा और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। सुजाना जी, आप गुड गवर्नेंस का सवाल था इसी पे जुड़ा हुआ। 40 की करीब ऐसी योजनाएं हैं जिसको ऑनलाइन कर दिया गया है और गुड गवर्नेंस डे बनाया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से, कुछ अवार्ड भी बांटे गए हैं। जो सबसे बड़े कुशासक हैं, जिनका मन वचन आत्मा कर्म, किसान हो या नौजवान, उनके प्रति दुर्भावना से भरा है, क्या उनकी सुशासन से दूर तक की भी कोई रिश्तेदारी हो सकती है? आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। तो सरकारी कार्यक्रमों में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर आप कुशासन चलाने वाले सुशासन की दुहाई ना ही दें तो ये अच्छा है। सर वेलकम जी। जो किसानों की कम से कम बातचीत तो करें सरकार के साथ, और तब उसमें से जो रास्ता निकलेगा। और एक छोटा सा इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने फसल बीमा योजना का जिक्र किया और कहा कि प्रीमियम ज्यादा था, किसानों को मुआवजा कम मिला, लेकिन हरियाणा में इससे उलट स्थिति है, जैसा कि सरकार का दावा है। उनका कहना है कि यहाँ प्रीमियम राशि ज्यादा कम ली गई, किसानों को मुआवजा ज्यादा दिया गया। आदरणीय मित्र, आपने डेडलॉक की चर्चा की। ये डेडलॉक 6 बार किसान मोदी जी के दरवाजे पर गए, अपना दर्द लेकर गए, न्याय की गुहार लेकर गए। कांग्रेस नहीं गई, हम गए भी नहीं, किसान गए, अपनी पीड़ा और तकलीफ बताई। मोदी सरकार किस प्रकार से खेती को पूंजीपतियों की गिरवी रखना चाहती है, उसकी व्याख्या की। खेत खलिहान का चीरहरण करने का जो एक प्रयास है कुत्सित, उसको उजागर किया। पर सरकार लगता है कि उन्होंने मन बना रखा है कि समाधान निकालना ही नहीं, और वो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री के शब्दों से प्रकट हो गया। उनका काम केवल विपक्ष को गालियां देना है, किसान को प्रताड़ित करना है, गरीब की रोटी छीनना है, समाधान निकालना नहीं। समाधान निकलेगा जिस दिन मोदी जी अपने मन का मैल साफ करके ईमानदारी से किसान हित में अपने मन के दरवाजे खोल लेंगे। सर 2010 के आसपास में कहते सर मैं एक बार ले लूं, पहले बहुत देर से बाबूजी इंतजार कर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, पर्टिकुलरली पंजाब है ना, बोथ ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टेट्स जी के किसान दिल्ली को एक तरह से घेरे हुए हैं जी। मेरा क्वेश्चन ये है, कांग्रेस पार्टी मेजर अपोजिशन पार्टी ऑफ द कंट्री, सर उसने अब तक क्या किया है और अब क्या कर रही है वो मोदी सरकार को सीधे रास्ता पर लाने के लिए? मैं 5 कदम आपको बता। जिस दिन ये काले अध्यादेश मोदी जी रात के अंधेरे में मंत्रिमंडल में लाए, श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पहले व्यक्ति थे देश में और कांग्रेस जिन्होंने इसकी आवाज उठाई। जब ये कानून जबरन संसद में लाए गए तो मैं आपको याद करवाऊं कि लोकसभा और राज्यसभा में सबसे कड़ा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने मोदी जी के मित्र दलों को भी हमारे साथ मिला लिया।
और जब मोदी जी को यह लगा कि राज्यसभा में ये कानून पारित नहीं हो पाएंगे, तो कांग्रेस के सांसदों को पहली बार देश के इतिहास में 500 पुलिस के मार्शल बुलाकर संसद से सस्पेंड किया और ध्वनि मत से, आप याद करिए संसदीय प्रक्रिया, अगर एक आदमी भी डिवीजन मांगे तो वोट गिननी पड़ती है कानून पे। पहली बार ध्वनि मत से बगैर वोट और सर गिनवाए सांसदों के कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में, क्योंकि बीजेपी के सांसद भी रिवोल्ट कर रहे थे, तो मोदी जी ने इसे जबरन पारित किया। देश के इतिहास में पहली बार 73 साल में कांग्रेस और विपक्ष के सांसद गांधी जी की मूर्ति के नीचे 48 घंटे बगैर भोजन खाए बैठे रहे। राहुल गांधी जी ने उसके बाद ट्रैक्टर यात्रा शुरू की, जो पंजाब और हरियाणा में आप लोगों ने कवर भी की। किसानों ने उसके बाद जब धरना लगाया, उनकी यह इच्छा थी कि बीजेपी उन पर राजनीतिकरण का इल्जाम ना लगाए, और उन्होंने सब विपक्षी दलों कांग्रेस को कहा कि आप वहां धरने पर ना बैठे, क्योंकि उससे बीजेपी को उन पर इल्जाम लगाने का गलत मौका मिलेगा। हमने उसका सम्मान भी किया। फिर हमने पूरे देश में कैंपेन चलाया और कल 1,70,00,000 किसानों के दस्तखत इन काले कानूनों के रिपील में कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी को सौंप कर आई। ये लड़ाई जारी रहेगी। देश के हर कोने में कांग्रेस लड़ रही है और हम लड़ते रहेंगे।